सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम एंजल वन की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन डिलीवर किया। अगर देखोगे परफॉर्मेंस को तो करीब आपको 7% तक की तेज़ी इस कंपनी में देखने को मिली थी। तेजी का रीजन था कंपनी की Q3 के अर्निंग्स। अब देखा जाए तो Q3 के अर्निंग्स से कंपनी ने कुछ इंप्रेसिव पॉइंट्स हमें नहीं दिखाई है। लाइक कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को देखोगे, उसको Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन करो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कोई नंबर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलेगा। बट फिर भी आज के दिन कंपनी अर्निंग्स के बाद अगर तेजी दिखाई है तो इसके पीछे का दो रीजन है। पहला है कंपनी ने इंटरम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और दूसरा है कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट साथ में किया है। अब दोनों चीज़ों को समझते हैं, साथ में कंपनी के अर्निंग्स को भी देखेंगे। तो देखो दोस्तों, कंपनी ने जो अपने अर्निंग्स रिपोर्ट किए हैं उसमें सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर देखोगे तो 11% की ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो सिर्फ 5% तक की ही ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। और कंपनी के इबिटा की बात करें तो Q1Q बेसिस पे 24.8% से वो ग्रो किया है, और इबिटा मार्जिन की बात करें तो उसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 34.5% से बढ़कर 39.4% हमें रिपोर्ट होता हुआ दिखा है कंपनी की बिट्टा मार्जिन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के डिविडेंड और स्प्लिट के बारे में। सो अगर हम बात करें डिविडेंड के बारे में तो कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट सेट कर रखा है 21 जनवरी का। और डिविडेंड की अगर हम अमाउंट की बात करें तो वो कंपनी ने 23 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिसाइड किया है, और स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने 1:10 के रेशियो में डिसाइड किया है। यानी कि एक के बदले कंपनी 10 इक्विटी शेयर देगी स्प्लिट के तौर पर, लेकिन उससे पहले आपको डिविडेंड मिल जाएगा 23 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस सेगमेंट में ब्रोकिंग एंड डिपॉजिटरी वाला जो सेगमेंट है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू का 72% यही कंट्रीब्यूट करके दिया था। और इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो बोल सकते हैं कंपनी का F&O सेगमेंट है और इक्विटी सेगमेंट है। और F&O सेगमेंट की अगर मार्केट शेयर की बात करें तो Q4 में मार्केट शेयर था 21.4%, और अगर हम बात करें Q3 तक तो इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है F&O में वो 21.7% हो चुका है, यानी कि 0.3% बढ़ गई है। बट अगर हम बात करें इक्विटी के बारे में तो इक्विटी मार्केट इस बार Q3 में कुछ खास अच्छा किया नहीं है। F&O मार्केट अच्छा ज़रूर किया है, बट फिर भी सिर्फ F&O मार्केट कंपनी को पूरी तरह से ग्रोथ नहीं दिखा सकता। और इक्विटी और F&O दोनों जब अच्छा कंट्रीब्यूट करता है तो उस केस में कंपनी की जो मार्केट है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से कंपनी के अर्निंग्स में ग्रोथ कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिली है, बट स्प्लिट और डिविडेंड की न्यूज़ की वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला था। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का वीक परफॉर्मेंस। काफ़ी अच्छी खासी गिरावट कंपनी में आज के दिन हमें विटनेस करने को मिली थी, और इस गिरावट का क्रेडिट अगर किसी को देना चाहें आप तो कंपनी के Q3 के अर्निंग्स को दे सकते हैं। Q3 के अर्निंग्स में कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं, बट कुछ चीज़ों को मार्केट ने पसंद नहीं किया है। अगर हम बात करें अच्छी चीज़ों के बारे में तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे आने वाला इनकम काफ़ी शार्पली हमें ग्रो करता हुआ दिखा है, और इस चीज़ को मार्केट ने पसंद भी किया है।
बट किस चीज़ को मार्केट ने पसंद नहीं किया है, और वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 269 करोड़ ही रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले बार से अगर कंपैरिजन करें तो आपको लगभग 50% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर भी गिरावट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों भाई कि कंपनी का रेवेन्यू तो ग्रो किया, कंपनी का प्रॉफिट क्यों नहीं ग्रो किया? तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले कंपनी जो हमें रेवेन्यू दिखाती थी वो रेवेन्यू कोई और रेवेन्यू नहीं, डिविडेंड से आने वाला इनकम था। तो मतलब वो कंपनी कमा नहीं रही थी, कंपनी के पास जो स्टेक्स था उससे कंपनी के पास पैसे आ रहे थे, तो वहाँ पर कंपनी के खर्चे भी नहीं थे। बट अब कंपनी ने बिजनेस की शुरुआत कर दी है, तो बिजनेस की शुरुआत कर दी है तो बिजनेस से कंपनी पैसा बना रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को खर्च भी तो करना है। इसी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो गिरे हैं। तो इसके वजह से प्रॉफिट्स क्यों गिर गए? क्योंकि कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें गिरते हुए नजर आए हैं। देखो, पिछले बार भी कंपनी ने बिजनेस से पैसा बनाया था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिजनेस से आने वाला इनकम कंपनी का 5 टाइम्स हुआ था। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 70% रिपोर्ट हुआ था, जो कि उससे पहले 75% था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों गिरा? क्योंकि कंपनी ने बिजनेस की शुरुआत की थी तो खर्चे कंपनी ने बढ़ाए थे। और इस चीज़ को आप चाहो तो कुछ अच्छे डेटा से भी समझ सकते हो। तो देखो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैंने ओपन कर रखा है। एक चीज़ समझ लो, बिजनेस की शुरुआत Q2 से हुई है, तो Q2 में कंपनी ने बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू शो किया था और Q3 में भी शो किया। पिछले साल के Q3 में कंपनी ने बिजनेस की शुरुआत नहीं की थी, तो इस वजह से वहाँ पर जो भी रेवेन्यू था वो डिविडेंड से आने वाला इनकम था। ठीक है, अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इस बार कितना रिपोर्ट हुआ है? 504 करोड़। और पिछले बार कितना रिपोर्ट हुआ था? 392 करोड़। और उससे पिछले बार कितना रिपोर्ट हुआ? 210 करोड़। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस को, कंपनी ने जो टोटल एक्सपेंस रिपोर्ट किया उसको, कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट को अगर आप देखोगे तो इस बार आपको रिपोर्ट होता हुआ दिखा है 212 करोड़, पिछले बार रिपोर्ट होता हुआ दिखा था 135 करोड़। और उससे पिछले बार यानी कि मतलब पिछले साल के Q3 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने बिजनेस की शुरुआत ही नहीं की थी, इस वजह से वहाँ पर नंबर आपको नील दिख रहा था। तो ये जो 200 करोड़ का जंप है ये कंपनी के मार्जिन को गिराया है, और इसी वजह से मार्केट को ये नंबर उतनी ज़्यादा इंप्रेस नहीं की है जितनी इंप्रेस कर सकती थी कंपनी के कोर बिजनेस के ग्रोथ को देखकर। बट ठीक है, कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है तो 60-70% मार्जिन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो डेफिनेटली ये मार्जिन आगे चलकर और भी गिरेगा। बट अच्छी बात यह है कि कंपनी बिजनेस की शुरुआत की है तो बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू कंपनी का ग्रो हो रहा है। इस बार लगभग 140% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ था। अगली बार देखते हैं कि कितने परसेंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, साथ में कई सारे कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL के बारे में। तो CDSL ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट के डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों डेट्स के बारे में तो वह है 31 जनवरी का। इस दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, और बोर्ड मीटिंग के आउटकम में कंपनी अपनी Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी। पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने अर्निंग्स रिपोर्ट किया था उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव नंबर था 1% से, बट उससे पहले देखोगे तो 0.55% से था, बट उससे पहले अगर देखोगे तो नेगेटिव 6% था। तो डेटा जो हमारे पास आ रही थी, लाइक अगर डेटा देखोगे इक्विटी कैश टर्नओवर का, अगर हम फर्स्ट हाफ 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सितंबर के महीने में मंथ ऑन बेसिस पे ये डेटा में 22% की रिकवरी देखने को मिली थी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% की डिक्लाइन देखने को मिली थी। तो ये जो 22% की रिकवरी थी, ये रिकवरी को देखकर मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी कि सेकंड हाफ में इससे भी अच्छे नंबर्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि बाजार भी पहले के मुकाबले थोड़ा स्टेबल हो गया था इस वजह से। बट हमने जो BSE का डेटा चेकआउट किया, BSE का डेटा Q3 का और Q2 का, अगर हम इक्विटी की बात करें तो Q3 के नंबर्स Q2 के कंपैरिजन में कम हमें देखने को मिल रहे थे। और CDSL का रेवेन्यू FNO से नहीं आता, CDSL का रेवेन्यू इक्विटी से आता है। और इक्विटी का डेटा अगर BSE का Q1Q बेसिस पर अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि CDSL जैसी कंपनीज जो कि इक्विटी पर डिपेंडेंट है उसके नंबर Q3 में बहुत अच्छी आएंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम होती है। बट देखना इंटरेस्टिंग है कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 300 करोड़ के मार्क को क्रॉस करते भी है या नहीं। अगर 300 करोड़ के मार्क को क्रॉस नहीं किए तो फिर कंपनी के रेवेन्यू को डिसअपॉइंटिंग माना जाएगा,
और 300 करोड़ के रेवेन्यू को अगर कंपनी क्रॉस कर देती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर फ्लैट ही रहता है, तो फिर वो नंबर को उतना भी ज़्यादा नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें एफ के बारे में, तो एफ ने रिसेंटली अपनी इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ाए हैं। 11.54% स्टेक एफ का Q2 तक था, इस बार वो 12.40% हो चुका है। डीआईएस ने भी अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है, जो कि एक अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशनल ने अगर कंपनी में इंटरेस्ट दिखाई है तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की भी कन्विक्शंस कंपनी में थोड़ी सी बढ़ सकती है। बट सभी कन्विक्शन, चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें या फिर इंस्टीट्यूशनल्स की बात करें, वो तब डिसाइड होता है जब कंपनी ग्रोथ अच्छा रिपोर्ट करती है। और जो डेटा हमारे पास है, उस डेटा के हिसाब से तो कंपनी की Q3 के अर्निंग्स में कुछ सरप्राइज हमें देखने को नहीं मिल सकती। बट अगर कंपनी दिखा देती है, लाइक NSE के डेटा को तो हमने देखा नहीं, BSE का देखा है, तो हो सकता है कि कंपनी आपको फिर मार्केट में रिएक्ट करती हुई दिखे। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।